दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं जैसे व्यक्तिवाद, उदारवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद तथा फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है, जिसके विचार अव्यवहारिक हों उसे स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मुसोलिनी ने। मुसोलिनी को आप जानते हैं दोस्तों, ये फांसीवाद का प्रवक्ता या फांसीवाद का प्रवर्तक रहा है। इसने सबसे पहले सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो देखिए, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हाबहाउस, ये सभी विचारक सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजवाद या सोशलिज्म शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है रॉबर्ट ओवेन ने। दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन जो है एक यूटोपियन समाजवादी या कल्पना लोकीय समाजवादी थे। इन्होंने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, नव वामपंथ का प्रमुख विचारक किसे माना जाता है? तो हर्बर्ट मार्क्यूजे को नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। ये CEM जोड का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने किस राष्ट्रीय कांग्रेस में ये घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है? तो ये था, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में ये घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता? तो लास्की जो है वो स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वह राजनैतिक पार्टी या दल जो विश्व की समाजवादी पार्टियों यानी दलों का अगुवा या अग्रगामी बताई गई है? तो ये है ब्रिटिश लेबर पार्टी। दोस्तों, ब्रिटिश लेबर पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो विश्व की सभी समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताई गई है। अगला प्रश्न है, एक मूल्य जो उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? तो आप जान लीजिए, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व ये समाजवाद से संबंधित है, न कि उदारवाद से। अगला प्रश्न है, यह विचार कि न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, ये किस विचारधारा से जुड़ा है? तो ये उदारवाद या उदारवादी विचारधारा से जुड़ा है, जो मानते हैं कि न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। अगला है, समाजवादी राज्य को मानते हैं? तो याद रखिएगा, समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल पापर का कथन है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, ये कथन किसका है? तो ये हाबमैन का कथन है। किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टालिन ने। अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों, व्यक्तिवाद में अहस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसको यदभाव्यम या लेसेस फेयर कहा जाता है, जिसमें ये माना जाता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या स्वतंत्र छोड़ दो क्योंकि वो अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा विचार नहीं है? तो यदभाव्यम या लेसेस फेयर ये व्यक्तिवाद से संबंधित है, न कि मार्क्सवाद से। कौन सा विचारक सकारात्मक उदारवादी है? तो H.J. लास्की दोस्तों सकारात्मक उदारवादी विचारक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता? तो न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं रखता है आधुनिक उदारवाद। अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन ने किस प्रकार अभिलक्षित किया है? तो ये है स्वत्व उदारवाद के रूप में प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन ने अभिलक्षित किया है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत किसने कहा है? तो कार्ल पापर और हन्ना आरेंट ने दोस्तों मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उदारवाद के विकास के चरणों का सही आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद, फिर सकारात्मक उदारवाद, फिर समतावादिता और सबसे लास्ट में स्वेच्छातंत्रवाद। ये उदारवाद के विकास के चरणों का सही आरोही क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मिलान करना है विभिन्न विचारधाराओं और संबंधित देशों का। तो नाजीवाद जर्मनी से संबंधित है, गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन से, फांसीवाद का विकास इटली में हुआ था और फेबियनवाद ब्रिटेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये कथन इंगित करता है किस प्रकार के राज्य को? तो उत्तर है सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये सर्वाधिकारवादी राज्य को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, ये कथन किसका है? तो ये मुसोलिनी का कथन है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यूटोपियन समाजवाद के जो समर्थक हैं सेंट साइमन हैं, फेबियन समाजवाद के विचारकों में सिडनी वेब का नाम आता है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तन कार्ल मार्क्स ने किया और श्रेणी समाजवाद के विचारकों में GDH कोल का नाम आता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कौन है? तो ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कहा जाता है। अगला है दोस्तों, ये विचार कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इसका संबंध किस विचारधारा से है? तो उत्तर है आदर्शवाद या आदर्शवादियों से ये कथन जुड़ा हुआ है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समता प्राप्त करने के लिए की किसने? तो रोनाल्ड ड्वार्किन ने। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मार्क्सवाद के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा क्या है? तो ये है शोषण। मार्क्सवादी मानते हैं कि ऐसा समाज अन्यायपूर्ण होगा जहाँ पर एक वर्ग द्वारा दूसरे का शोषण होता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उदारवाद की प्रमुख कमजोरी क्या है? तो देखिए, उदारवाद की जो प्रमुख कमजोरियां हैं वो ये है कि एक तरफ यह स्वतंत्रता का झंडा फहराता है और दूसरी तरफ समानता के लिए तर्क देता है। एक तरफ यह बाजार आधारित समाज के ढांचे में काम करता है और दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का वादा करता है। ये उदारवाद की प्रमुख कमजोरी या विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अंग्रेज विद्वान किसने लिखा है कि उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। ये हेराल्ड लास्की का कथन है उदारवाद के बारे में। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद की एक विशेषता है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये मार्क्सवाद की विशेषताओं में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या है? तो 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभावों के कारण मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सवाद जो है ये सबके सामने आया। अगला प्रश्न है, समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण का परिणाम क्या होगा? तो ये व्यक्तिगत हित का अधिकतम करोड़ों का जो है परिणाम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने समाजवाद के विचार के रूप में सप्त क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो ये हैं राम मनोहर लोहिया। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक माने जाते हैं। इन्होंने समाजवाद के विचार के रूप में सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया है। अगला है, समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतंत्रीकरण से है। तो ये विचारक कौन है? तो पाउलन्टाज दोस्तों ये समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करते हैं। अगला प्रश्न है, वह विचारक जो मानती हैं कि पारंपरिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों में से एक थी जिन्होंने नाजीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया। तो ये हन्ना अरेंट का मानना है।
देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ये फ्रांसिस बेकन का कथन है, जो पुनर्जागरणकालीन महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ये कथन किसका है? तो ये अल्फ्रेड कोबन का कथन है। राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो देखिए, कार्ल मार्क्स, एंजल्स और लेनिन आदि विचारकों ने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का मूल तत्व या सर्वोच्च शक्ति है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। दांते, तो दांते का संबंध रोमन साम्राज्य से है। मैकियावेली का संबंध राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण से है। लेनिन, इन्होंने साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया और स्पेंसर ने राज्य का सावयवी सिद्धांत या ऑर्गेनिक थियरी प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह है संप्रभुता। कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो धर्म राज्य का तत्व नहीं है, क्योंकि राज्य के 4 मूल तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें धर्म शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो ये यूनानी नगर राज्यों यानी पोलिश का विवरण देता है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये कथन किसका है? तो ये लीकाक का कथन है। वह विद्वान जो निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता, तो ये हैं सीले, जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सबसे पहले राज्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो यूनानी चिंतक और विचारक अरस्तु ने सबसे पहले राज्यों का वर्गीकरण दिया था। अगला है दोस्तों, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम पावर या संप्रभुता जिसको कहा जाता है, ये राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। राज्य के कुल कितने आवश्यक तत्व हैं? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। संप्रभुता उनमें सबसे प्रमुख है। कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो कानून जो है ये राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है? तो राजस्थान दोस्तों ये राज्य नहीं है, क्योंकि ये भारत का एक प्रोविंस यानी प्रांत है। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में सही क्या है? तो राज्य साधन और साध्य दोनों है। कई प्रकार की विचारधाराएं हैं। कुछ विचारधाराएं राज्य को साधन मानती हैं, कुछ राज्य को साध्य मानती हैं, लेकिन सबसे सही और उपयुक्त दृष्टिकोण यही होगा कि राज्य साधन और साध्य दोनों है। अगला प्रश्न है, राज्य के ऑर्गेनिक थियरी या सावयव सिद्धांत या जिसको कहा जाए आंगिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो ब्लंटशली और हर्बर्ट स्पेंसर ये राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ये कथन आप जानते हैं। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। और दोस्तों देखिए, राज्य का वर्णन इस प्रकार किसने किया है कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो सही उत्तर एडमंड बर्क हो जाएगा। दोस्तों एडमंड बर्क ने कहा है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लेसेज फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था। तो एडम स्मिथ। दोस्तों इंग्लैंड में लेसेज फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक जो है एडम स्मिथ नहीं था। इसमें ये प्रश्न दिया गया है, लेकिन आप जान लीजिए कि एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र का जनक था। इसने जो है आर्थिक क्षेत्र में लेसेज फेयर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसका मानना था कि व्यक्ति को या मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर जो बाजार है अपना संतुलन स्वयं कर लेता है। अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर का अभिप्राय क्या है? तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ये कथन किसका है? तो ये हेगल का कथन है। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कथन है। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? तो लासवेल ने। सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। तो उत्तर है मैकियावेली। आधुनिक अर्थ में जिसे हम राज्य कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था।
अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक विचारक जिसने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? तो मैकियावेली ने। राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? तो राज्य के प्रति प्रेम राजनीतिक चेतना का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये किसका कथन है? तो ये लीकॉक का कथन है। और वह विद्वान जिसने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है, ये हैं A.D. आशीर्वादम। A.D. आशीर्वादम भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक हैं। इन्होंने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। अगला प्रश्न है, यह विचार कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का है, ये किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है, जो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है किसने? तो राज्य को एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में ब्लंटशली ने परिभाषित किया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, आप जानते हैं, हीगल का कथन है। और राज्य स्वयं में ये एक साध्य है, या राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसका है? तो ये आदर्शवादियों का विचार है। दोस्तों, किस विचारक ने सरकार और राज्य में भेद किया है? तो जॉन लॉक ने सरकार और राज्य में भेद किया है। अगला प्रश्न है, राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को किसने प्रमुखता दी है? तो ये है बोंदा। बोंदा ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। ये कथन किसका है? तो ये मार्क्स का कथन है। और दोस्तों, राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, इसके समर्थक कौन नहीं है? तो ब्लंटशली। रात्रि प्रहरी राज्य, या जो है दोस्तों रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किसने किया है? तो रॉबर्ट नोजिक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक चिंतक जो राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं। राज्य भूमि और खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, तो कौन सा राज्य? तो याद रखिएगा, एक समाजवादी राज्य जो है वो भूमि और खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। देखिए, एक कथन है कि राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, ये मत किसका है? तो ये कांट का कथन है। और दोस्तों, वह भाषा जिसमें स्टेटस, जिसे अब स्टेट शब्द उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले प्रयुक्त हुआ था किस भाषा में? तो सही उत्तर है ट्यूटोनिक भाषा में। दोस्तों, स्टेटस शब्द जिससे स्टेट या राज्य की उत्पत्ति हुई है, ये सबसे पहले ट्यूटोनिक भाषा में प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, एक शब्द जिसका प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया था, तो हाब्स ने राज्य को इंगित करने के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक दार्शनिक जिसने राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो वो था मैकियावेली। और कौन सा राज्य नहीं है? तो आप जान लीजिए, न्यूयॉर्क जो है वो राज्य नहीं है, क्योंकि इसमें संप्रभुता नहीं है। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तो F.W. बिलोबी हैं। और राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है, उसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में रहता है तब पड़ती है। तो राज्य की भूमिका संबंधी ये धारणा परिपुष्ट करती है किसे? तो ये व्यक्तिवाद को। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी राज्य बल देता है किस पर? तो ये आर्थिक सुधार और आर्थिक समानता पर बल देता है। अगला है कि किस विचारक ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है कांट। दोस्तों, कांट जो है, इन्होंने ये कहा है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। कांट आदर्शवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कांट थे। और मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन फिगिस का है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। लॉक, राज्य लोगों की सहमति या इच्छा पर आधारित है। प्लेटो का कहना है कि राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। अरस्तु का कहना है कि राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है। और डिग्वी कहते हैं कि राज्य विधि के सृजन के लिए एक इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विचारक हैं सेबाइन,
तो सेबाइन के अनुसार वह राजनीतिक दार्शनिक जिसने सबसे पहले राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है, तो ये मैकियावेली हैं। अगला है मैन वर्सेज स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है मैन वर्सेज स्टेट। अगला है राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम से जुड़ी हुई है, यानी किस विचारक के नाम से? तो ग्रामसी। दोस्तों आप जान लीजिए कि ग्रामसी जो है एंटोनियो ग्रामसी के नाम से राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना जुड़ी हुई है। अगला है कि पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का संयुक्त उत्पाद क्या था? तो राष्ट्रीय राज्य जो वर्तमान में नेशन स्टेट है दोस्तों, ये पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का संयुक्त परिणाम है। अगला प्रश्न है वह चिंतक जिन्होंने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया? तो मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन आदि विचारकों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। समाजवादियों के अनुसार राज्य के कार्य कौन से हैं? तो शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन और शिक्षा का विकास, ये समाजवादियों के अनुसार राज्य के कार्य हैं। अगला प्रश्न है एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? तो आदर्शवादी राज्य आदर्शवादी या आदर्शवाद राज्य की अधिक प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्ल मार्क्स की रचनाओं में से किस रचना में उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, यानी दोस्तों 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। अगला प्रश्न है वह वर्ग जिसके विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो हीगल और मार्क्स ने दोस्तों वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विकास को जो है व्याख्यायित किया है। अगला प्रश्न है माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी? तो दोस्तों माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी और माओ का मानना है कि मार्क्सवाद को देश की परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो आदर्शवादी विचारधारा का। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? तो ये साम्यवाद से संबंधित है। और दोस्तों पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है समाजवादी राज्य को किस रूप में मानते हैं? तो समाजवादी मानते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है या एक अच्छी संस्था है। अगला प्रश्न है श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? तो लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को परिष्कृत किया है। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता है? तो मार्क्सवाद न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। अगला प्रश्न है वह विचारक जिसका राज्यहीन वर्गहीन समाज पर विश्वास था? तो ये मार्क्स था। राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है, यह उक्त किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है। अगला प्रश्न है भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि तो उनका प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो संपत्ति ने। मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य है। अगला प्रश्न है समाजवाद का विशिष्ट घटक क्या है? तो उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, ये समाजवाद का विशिष्ट घटक है। एक सिद्धांत जो मार्क्सवाद का अंग नहीं है तो ये कल्याणकारी राज्य है। मार्क्सवाद के अनुसार दोस्तों राज्य एक वर्ग संरचना है
और यह विचार कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं, इसका समर्थन किसने किया है? तो ये अराजकतावादियों द्वारा समर्थन किया गया है कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अराजकतावादी राज्य के समाप्त करने के पक्षधर हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य जो है विधि और कानून के द्वारा लोगों पर बल प्रयोग करता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। अगला प्रश्न है, समाजवादी जोर देते हैं किस पर? तो आर्थिक समानता पर। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक समझा जाता है किसको? तो याद रखिएगा F.A. हेयर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नव उदारवादी अपने लाकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो अधिकतम करता है प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। और राजनीतिक सिद्धांतों में से राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है कौन? तो व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्यों? क्योंकि ये विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है, इसीलिए आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर सीरीज, जिसमें हमने प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं, व्यक्तिवाद, उदारवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद आदि के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको रिवाइज किया। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।